नमस्कार। जिया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर जयंती त्यागी। आपने इससे पहले वीडियो में जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव जी की कहानी का पहला भाग सुना था। आज उसी का दूसरा भाग। चलिए सुनिए कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है। हमने पहले वीडियो में थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि उसने एक गहरी सांस ली और तख्त से उतरते हुए बड़े एक्टराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और उसने एक गहरी सांस ली और तख्त से उतरते हुए बड़े एक्टराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और बुदबुदाया, अरे लक्ष्मी जालिम, एक झलक तो दिखा देती। अब इससे आगे। मुंशी जी, तुम तो देख रहे हो, लिखते क्यों नहीं? राम स्वरूप ने जब देखा कि गोविंद धीरे धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दांतों में ठोंकता हुआ हिसाब की कॉपी में अपलक कुछ घूर रहा है, तो पता नहीं कैसे यह बात उसकी समझ में आ गई कि वह जो कुछ सोच रहा है उसका संबंध सामने रखे हिसाब से नहीं है। उसने चौंक कर लड़के की तरफ देखा और चोरी पकड़ी जाने पर झेंप कर मुस्कुराया। तभी अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी। यह लक्ष्मी रामस्वरूप की बहन ही तो है। जरूर उसका चेहरा इससे काफ़ी मिलता जुलता होगा। इस बार उसने ध्यान से रामस्वरूप का चेहरा देखा कि वह सुंदर है या नहीं। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराकर एक अंगड़ाई ली। चारों तरफ ढीले हुए कंबल को फिर से चारों ओर कस लिया और अप्रत्याशित प्यार से बोला, अच्छा मुन्ना, कल सुबह दे देंगे। उसकी इच्छा हुई कि वह लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करे, लेकिन सामने ही चौकीदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे। असल में आज वह थक भी गया था। अचानक व्यस्त होकर बोला और जल्दी जल्दी हिसाब करने लगा। दुनिया भर की सिफारिशों के बाद उसका नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आ गया कि वह ले लिए गए लड़कों में से है। आते समय कुछ किताब और कॉपियाँ भी खरीद लाया था। सो आज वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपनी कोठरी में लेटे और कुछ आगे पीछे की बातें, दुनिया भर की बातें सोचता हुआ सो जाए। सोचे लक्ष्मी कौन है, कैसी है, वह उसके बारे में किससे पूछे। कोई उसका हम उम्र और विश्वास का आदमी भी तो नहीं। किसी से पूछे और रूपाराम को पता चल जाए तो। लेकिन अभी तीसरा ही तो दिन है। मन ही मन अपने पास रखी पत्रिकाओं और कहानी की पुस्तकों की गिनती करते हुए वह सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सी देनी है। आगे जाकर जब काफ़ी दिन हो जाएंगे तो वह चुपचाप उसमें एक ऐसा छोटा सा पत्र रख देगा जो किसी दोस्त के नाम लिखा गया होगा, या उसकी भाषा ऐसी होगी कि पकड़ में ना आ सके। भूल से चला गया, पकड़े जाने पर वह आसानी से कह सकेगा। उसे तो ध्यान भी नहीं था कि वह पर्चा इसमें रखा है। 20 जवाब हैं। अपनी चालाक बेवकूफ़ी की कल्पना पर वह मुस्कुराने लगा। जिसके विषय में वह इतना सब सोचता है वह उसी लक्ष्मी के पास से आई हुई पत्रिका है। उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा। तकिए के नीचे सिरहाने भी यह रही होगी। लेटकर पढ़ते हुए तो हो सकता है। सोचते सोचते छाती पर भी रखकर सो गई हो और उसका तन मन गुदगुदा उठा। क्या लक्ष्मी उसके विषय में बिल्कुल ही न सोचती होगी? हिसाब लिखने की व्यस्तता में भी उसने गर्दन मोड़कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और एक कोना मुड़े पन्ने पर अचानक उसका हाथ ठिठक गया। यह किसने मोड़ा है? 1 मिनट में हजारों बातें उसके दिमाग में चक्कर लगा गईं।
उसने पत्रिका उठाकर हिसाब की कॉपी पर रख ली। मुड़ा पन्ना पूरा खुला था। छपे पन्ने पर जगह जगह नीली स्याही के निशान देखकर वह चौंक पड़ा। ये किसने लगाए हैं? उसे खूब अच्छी तरह ध्यान है, ये पहले नहीं थे। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, उसने एक नीली लाइन के ऊपर पढ़ा। ऐं, यह क्या चक्कर है? वो एकदम जैसे बौखला उठा। उसने फौरन ही सामने बैठे मिस्त्री सलीम और दिलावर सिंह को देखा। वे अपने ही काम में व्यस्त थे। उसकी निगाह अपने आप दूसरी लाइन पर फिसल गई। मुझे यहाँ से भगा ले चलो। अरे, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। और गोविंद इतना घबरा गया कि उसने फट से पत्रिका बंद कर दी। शंका से इधर उधर देखा, किसी ने ताड़ तो नहीं लिया। उसके माथे पर पसीना उभर आया और दिल चक्की के मोटर की तरह चलने लगा। पत्रिका ने उन पन्नों के बीच में ही उंगली रखे हुए उसने उसे घुटने के नीचे छिपा लिया। कहीं दूर से रंग बिरंगी कवर की तस्वीर को देखकर यह कमबख्त चौकीदार ही न मांग बैठे। उन पंक्तियों को एक बार फिर देखने की दुर्निवार इच्छा उसके मन में हो रही थी, लेकिन जैसे हिम्मत न पड़ती थी। क्या सचमुच ये निशान लक्ष्मी ने ही लगाए हैं? कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? लेकिन मजाक उससे कौन करेगा, क्यों करेगा? ऐसा उसका कोई परिचित भी तो नहीं है यहाँ कि 3 दिन में ही ऐसे हिम्मत कर डाले। उसने फिर पत्रिका निकालकर पूरी उलट पुलट डाली। नहीं, निशान वही हैं। बस वह उन तीनों लाइनों को फिर एक साथ पढ़ गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में हवाई जहाज भन्ना उठा हो। गोविंद का दिमाग चकरा रहा था, दिल धड़क रहा था और जो हिसाब वह लिख रहा था वह तो जैसे एकदम भूल गया। उसने कलम के पिछले हिस्से से कान के ऊपर खुजलाया, खूब आंखें गड़ाकर जमा और खर्च के खानों को देखने की कोशिश की, लेकिन बस नस नस में सन सन करती कोई चीज़ दौड़े जा रही थी। उसे लगा उसका दिल फट जाएगा और आतिशबाजी के अनार की तरह दिमाग फट पड़ेगा। अब वह किससे पूछे, ये सब निशान किसने लगाए हैं? क्या सचमुच लक्ष्मी ने? इस मधुर सत्य पर विश्वास नहीं होता। मैं चाहे तो उसे न देख पाया हूँ, उसने तो जरूर ही मुझे देख लिया होगा। अरे, ये लड़कियाँ बड़ी तेज होती हैं। गोविंद की इच्छा हुई अगर उसे इसी क्षण शीशा मिल जाए तो वह लक्ष्मी की आंखों से एक बार अपने को देखे, कैसा लगता है। लेकिन यह लक्ष्मी कौन है? विधवा, कुमारी, विवाहिता, परित्यक्ता? क्या? कितनी बड़ी है? कैसी है? उसकी नस नस में एक प्रबल मरोड़ सी उठने लगी कि वह अभी उठे और दौड़कर भीतर के आंगन के सीढ़ियों से धड़धड़ाता चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुँचे। लक्ष्मी जहाँ भी जिस कमरे में बैठी हो, उसके दोनों कंधे झकझोर कर पूछे, लक्ष्मी, लक्ष्मी, यह तुमने लिखा है? तुम नहीं जानती लक्ष्मी, मैं कितना अभागा हूँ। मैं कतई सौभाग्य के लायक नहीं हूँ। और सचमुच इस अप्रत्याशित सौभाग्य से गोविंद का हृदय इस तरह पसीज उठा कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। डोरी से लटकते हुए बल्ब को अपलक देखता हुआ वह अपने अतीत और भविष्य की गहराइयों से उतरता चला गया। फिर उसने धीरे से अपनी कोरों से भरे आंसुओं को उंगली पर लेकर इस तरह झटक दिया जैसे देवता पर चंदन चढ़ा रहा हो। उसका ढीला पड़ा हाथ अब भी पत्रिका के पन्ने को पकड़े था। एक बार उसने फिर उन पंक्तियों को देखा। मान लो लक्ष्मी उसके साथ भाग जाए, कहाँ जाएंगे वे लोग? कैसे रहेंगे? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? बाद में पकड़ लिए गए तो? लेकिन आखिर यह लक्ष्मी है कौन? लक्ष्मी के बारे में प्रश्नों का एक झुंड उसके दिमाग पर टूट पड़ा, जैसे शिकारी कुत्तों का बाड़ा खोल दिया गया हो या एक के बाद एक सिर पर कोई हथौड़े की चोटें कर रहा हो।
बड़ी निर्ममता और क्रूरता से, जैसे छत पर से अचानक गिर पड़ने वाले आदमी के सामने सारी दुनिया एक झटके के साथ एक क्षण में चक्कर लगा जाती है। उसी तरह उसके सामने सैकड़ों हजारों चीज़ें एक साथ चमक कर गायब हो गईं। ईंटों के ऊंचे चौकोर तख्तनुमा चबूतरे पर पुरानी छोटी सी संदूकची के आगे बैठा गोविंद हिसाब लिख रहा था, और अभी हिसाब न मिलने के कारण जो कच्चे पुर्जे इधर उधर बिखरे थे वे सब यूं ही बिखरे रहे। उसने खुले लेज़र रजिस्टर पर दोनों कुहनियाँ टिका दी और हथेलियों से आंखें बंद कर ली। कनपट्टी के पास की नसें चटक रही थीं। ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं, सिनेमा उपन्यासों में भी नहीं देखा पढ़ा। सचमुच इन निशानों का क्या मतलब है? क्या लक्ष्मी ने ही ये लाइनें खींची हैं? हो सकता है कि किसी बच्चे ने ही खींच दी हो। इस संभावना से थोड़ा चौंक कर गोविंद ने फिर पन्ना खोला। नहीं, बच्चा क्या सिर्फ इन्हीं लाइनों के नीचे निशान लगाता? और लकीरें इतनी सधी और सीधी हैं कि किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती। किसी ने उसे व्यर्थ परेशान करने को तो निशान नहीं लगा दिए। हो सकता है यह लक्ष्मी बहुत चुहलबाज हो और जरा छकाने को उसी ने सब किया हो। यद्यपि गोविंद इस तरह आंखें बंद किए सोच रहा था, लेकिन उसे मन ही मन डर था कि मिस्त्री और दरबान उसे देखकर कुछ समझ न जाएं। सबसे बड़ा डर उसे लाला रूपाराम का था। अभी रुई भरी शकर पारों वाली सिलाई की मैली सी पूरी बाहों की मिर्जई पहने और उस पर मैली चिकट युगों पुरानी अंडी लपेटे धीरे धीरे हाँफते हुए बेंत टेकते बड़े कष्ट से सीढ़ियाँ उतरकर वे आएंगे। अचानक बेंत की खटखट से चौंककर उसने जो आंखों के आगे से हाथ हटाए तो देखा सच ही लाला रूपाराम चले आ रहे हैं। अरे कमबख्त, याद करते ही आ पहुंचा, बैठे हुए देख तो नहीं लिया। उसने झट पत्रिका को घुटने के नीचे और भी सरका लिया और सामने फैले पुर्जों पर आंखें टिकाकर व्यस्त हो उठा। मिस्त्री और चौकीदार की खुसुर फुसुर बंद हो गई। गली सी पार करके लाला रूपाराम ने प्रवेश किया। मोटे मोटे शीशों के पीछे से उनकी आंखें बड़ी होकर भयंकर दिखती थी। आंखों और पलकों का रंग मिलकर ऐसा दिखाई देता था जैसे पीछे मोर पंख के चंदोवे लगे हों। सिर पर रुई भरा कंटोपा था। उसके कानों को ढकने वाले मोटर के मडगार्ड जैसे कोने अब ऊपर मुड़े थे और पौराणिक राक्षसों के सींगों का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। चेहरा उनका झुर्रियों से भरा था और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर से टूट गया था। उन्होंने उसे डोरा लपेटकर मजबूत कर लिया था। दांत उनके नकली थे और शायद ढीले भी थे, क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुंह चला चला कर पीछे सरकाए रखते थे जैसे च्युइंगम चबा रहे हों। गोविंद को उनके इस मुंह चलाने और मुंह से निकलती तरह तरह की आवाज़ों से बड़ी उबकाई सी आती थी, और जब वे उससे बात करते तो वह प्रयत्न करके अपना ध्यान उस ओर से हटाए रखता। लाला रूपाराम की गर्दन हमेशा इस तरह हिलती रहती जैसे खिलौने वाले बुढ़े की गर्दन का स्प्रिंग ढीला हो गया हो। घुटनों तक की मैली कुचैली धोती और मिलिट्री के कबाड़ियाँ बाजार से खरीद कर लाए गए मोजों पर बांधने की पट्टियाँ, जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से बचाती थीं। बिना फीते के खीसें निपोड़ते फटे पुराने बूट, उन्हें देखकर हमेशा गोविंद को लगता कि इस आदमी का अंत समय निकट आ गया है। जब लाला रूपाराम पास आ गए तो उनके सम्मान में चेहरे पर चिकनाई वाली मुस्कान लाकर उनकी ओर देखते हुए स्वागत किया। ईंटों के चबूतरे पर लगभग 200 स्याही के दाग और छेद वाली दरी पर राम स्वरूप के उनसे सटकर खड़े होने से एक मोटी सी सिकुड़न पड़ गई थी। उसे हाथ से ठीक करके उसने कहा, लाला जी यहाँ बैठिए।
लाला जी ने हाँफते हुए बिना बोले ही इशारा कर दिया कि नहीं, वे ठीक हैं, और वे टीन की कुर्सी पर ही उसकी ओर मुंह करके बैठ गए और हाँफते रहे। असल में उन्हें सांस की बीमारी थी और वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफते रहते थे। उनके यहाँ आ बैठने से एक बार तो गोविंद कांप उठा। कहीं कमबख्त को पता तो नहीं चल गया, कुछ पूछने ताछने ना आया हो। हालांकि लाला रूपाराम इस समय खा पी कर एक बार चक्कर जरूर लगाते थे, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि हो न हो बुढ़ा ताड़ गया है। उसका दिल धसक चला। रूपाराम अभी हाँफ रहे थे। गोविंद सिर झुकाए ही हिसाब किताब जोड़ता रहा। आखिर स्थिति संभालने की दृष्टि से उसने कहा, लाला जी, आज मेरा नाम आ गया कॉलेज में। अच्छा, लाला जी ने खांसी के बीच में ही कहा। वह एक हाथ से डंडे को धरती पर टेके थे, दूसरे हाथ में कलाई तक गोमुखी बंधी थी, जिसके भीतर अंगुलियां चला चला कर वह माला घुमा रहे थे और उनका वह हाथ टोंटा सा लग रहा था। वातावरण का बोझ बढ़ता ही चला गया था कि एक घटना हो गई। उन्होंने सांस इकट्ठी करके कुछ बोलने को मुंह खोला ही था कि भीतर आंगन का टट्टर लोहे का जाल भयंकर रूप से झंझना उठा, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज ऊपर से फेंक दी गई हो, और फिर जोर से बजती हुई खनखनाती कछली जैसी चीज आ गिरी। उसके पीछे चिमटा, संडासी, और फिर तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बाल्टी, कढ़ाई, तवा इत्यादि निकालकर टट्टर पर फेंक रहा है और पानी और छोटी मोटी चीज़ें नीचे गिर रही हैं। उसके साथ कुछ ऐसा कोलाहल और कोहराम भीतर सुनाई दिया जैसे आग लग गई हो। गोविंद झटक कर सीधा हो गया। कहीं सचमुच आग वाग तो नहीं लग गई? उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से चौंक कर लाला की तरफ देखा और वह आश्चर्य से अवाक रह गया। लाला परेशान जरूर दिखाई देता था, लेकिन कोई भयंकर घटना हो गई है और उसे दौड़ कर जाना चाहिए, ऐसी कोई बात उसके चेहरे पर नहीं थी। मिस्त्री और चौकीदार दोनों बड़े दबे व्यंग से एक दूसरे की ओर देखते मुस्कुराते लाला की ओर निगाहें फेंक रहे थे। किसी को भी कोई खास चिंता नहीं थी। भीतर कोलाहल बढ़ रहा था, चीज़ें फेंक रही थीं और टट्टर की खड़खड़ाहट, घनघनाहट गूंजती जा रही थी। आखिर यह क्या हो रहा है? उत्तेजना से उसकी पसलियां तड़कने को हो आईं। वह लाला से यह पूछने ही वाला था कि क्या है, तभी बड़े कष्ट से हाथ की लकड़ी पर सारा जोर देकर वह उठ खड़े हुए और घिसटते से जहाँ से आए थे उसी गली में चले गए। जाते हुए पलट कर धीरे से उसने किवाड़ बंद कर दिए। मिस्त्री और चौकीदार ने मुक्त होकर बदन ढीला किया, एक दूसरे की ओर मुस्कुरा कर देखा, खंखारा और फिर एक बार खुलकर मुस्कुराए। लाला का पीछा करती गोविंद की निगाह अब उन लोगों की ओर मुड़ गई और जब उससे नहीं रहा गया तो वह खड़ा हो गया। मुर्गे के पंखों की तरह कंबल को बाहों पर फड़फड़ाकर उसने लपेटा और उस पत्रिका को देखता हुआ चबूतरे से नीचे उतर आया। थोड़ी देर यूं ही असमंजस में खड़ा रहा, फिर उस गलियारे के दरवाजे तक गया कि कुछ दिखाई सुनाई दे। कोलाहल में 4-5 आवाज़ें एक साथ किवाड़ की दरार से घुटी घुटी सुनाई दी और उसमें सबसे तेज आवाज़ वही थी जिसे उसने लक्ष्मी की आवाज़ समझ रखा था। हे भगवान, क्या हो गया? कोई कहीं से गिर पड़ा, आग लग गई, सांप बिच्छू ने काट लिया? लेकिन जिस तरह से लोग बैठे देख रहे थे उससे तो ऐसा ही लगता था कि यह कोई खास बात नहीं है। यह कमबख्त किवाड़ क्यों बंद कर गया? इस वक्त टट्टर इस तरह धमाधम बज रहा था जैसे उस पर कोई तांडव नृत्य कर रहा हो। उस ऊंची चीखती महीन आवाज़ में वह नारी कंठ, जिसे वह लक्ष्मी की आवाज़ समझता था, इतनी तेज और जोर से बोल रहा था कि लाख कोशिश करने पर भी वह कुछ नहीं समझ सका। परेशान क्यों हो रहे हो बाबूजी? चौकीदार की आवाज़ सुनकर वह
एकदम सीधा खड़ा हो गया। मुस्कुराता हुआ वह कह रहा था, आज चंडी चेत रही है। उसकी इस बात पर मिस्त्री हंसा। गोविंद बुरी तरह झुंझला उठा। कोई इतनी बड़ी बात घटना हो रही है और ये बदमाश इस तरह मजा लूट रहे हैं। फिर भी यह अत्यंत चिंतित और उत्सुक सा उधर मुड़ा। इस बड़े कमरे या छोटे हॉल में हर चीज़ पर आटे का महीन पाउडर छाया हुआ था। एक और आटे में नहाई चक्की काले पत्थर के बने हाथी की तरह चुपचाप खड़ी थी और उसका पिसे आटे को संभालने वाला गिलाफ हाथी की सूंड की तरह लटका था। उसी की सीध में दूसरी दीवार के नीचे मोटर लगी थी, जहाँ से एक चौड़ा पट्टा चक्की को चलाता था। इतने हिस्से में सुरक्षा के लिए एक रेलिंग लगा दिया गया था। सामने की दीवार में चिपके लंबे चौड़े लाल चौकोर तख्ते पर एक खोपड़ी और 2 हड्डियों को क्रॉस के नीचे खतरा और डेंजर लिखे थे। उसके चबूतरे के बगल में ही छत से जाती जंजीर में एक बड़ी लोहे की तराजू कथाकली की मुद्रा में एक बांह ऊंची किए लटकी थी, क्योंकि दूसरे पलड़े में मन से लेकर छटाक तक के बाटों का ढेर लगा था। यद्यपि लाला रूपाराम अक्सर चौकीदार को डांटते थे कि रात में इसे उतार कर रख दिया कर, लेकिन किसी किसी दिन आधी रात तक चक्की चलती और दुकान दफ्तर वाले तो सुबह 5 बजे से ही आने लगते। उस समय बर्फ जैसी ठंडी तराजू को छूना और टांगना दिलावर सिंह को अधिक पसंद नहीं था। वह उसे यह कहकर टाल देता कि लड़ाई में सुबह काफ़ी ठंडी बंदूकें लेकर मार्च और परेड कर लिया, अब क्या ज़िंदगी भर ठंडा लोहा ही छूना उसकी किस्मत में बंधा है। इसीलिए वह उसे टंगी ही रहने देता। हालांकि ठीक बीच में होने के कारण वह जब भी दरवाज़ा खोलने को उठता तो खुद ही उससे टकराता, उलझता और रात के एकांत में फौजी गालियों का स्वागत भाषण करता। पुराना कैलेंडर एक और पिसाई के लिए भरे अन्न या पीसे आटे के बोरे, कनस्तर, पोटलियाँ और ऊपर चढ़कर अन्न डालने का मजबूत सा स्टूल। उस समय दोनों टांगे जिनमें कीलदार फुटबूट डटे हुए थे, धरती पर फैलाए चौकीदार मज़े से खट की पाटी पर झुका बैठा अपना पुराना पहली लड़ाई के सिपाही पने की याद ग्रेट कोट चारों ओर पलेटें शान से बीड़ी धौंक रहा था और धीरे धीरे सामने बैठे मिस्त्री सलीम से बातें करता जा रहा था। उसके और मिस्त्री के बीच में एक बरोसी जल रही थी। जब कभी ध्यान आ जाता तो पास रखे कोयले लकड़ी कुछ डाल देता और कभी कभी अत्यंत निस्पृहता से हाथ या पांव उस दिशा में बढ़ाकर गर्मी सोखता। सलीम सिर झुकाए गर्म पानी की बाल्टी में ट्यूब डुबा कर उनके पंक्चर देखने में व्यस्त था। उसके आसपास 10-12 काले लाल ट्यूब, रबर की कतरने, कैंची, पेंच, प्लास, सॉल्यूशन, चमड़े की पेटी और एक और टायर लटके 10-12 साइकिल के पहियों का ढेर था। अपने इस सामान से उसने आधे से ज़्यादा कमरा घेर लिया था। जब गोविंद उसके पास आया तो वह सिर झुकाए ही हंसता हुआ ट्यूब के पंक्चर को पकड़कर कान में लगी कॉपिंग पेंसिल को थूक से गीला करते हुए, हालांकि ट्यूब पानी से भीगा था और सामने बाल्टी भरा पानी भी रखी थी, निशान लगाता हुआ जवाब दे रहा था। यह कहा जमादार साहब ने। फिर एक भौं को जरा तिरछी करके बोला, लाला कुछ नामा ढीला करे तो उसकी लड़की पर जिन का साया है, उसका इलाज तो हम अपने मौलवी बदरुद्दीन साहब से मिनटों में करा दें। गोविंद का माथा ठनका। लाला की किसी लड़की पर क्या कोई देवी आती है? उसे अपने गांव की एक ब्राह्मणी विधवा तारा का एकदम ध्यान हो आया। उसे भी जब देवी आती थी तो घर के बर्तन उठा कर फेंकती थी।
उसका सारा बदन ऐंठने लगता था, मुंह से झाग आने लगते थे, गर्दन मरोड़ खाने लगती थी, आंखें और जीभ बाहर निकलने लगती थी। कौन लड़की है लाला की? लक्ष्मी तो नहीं? भगवान करें लक्ष्मी ना हो। उसका दिल आशंका से डूबने सा लगा। उसने सुना कोलाहल शांत हो गया था और कहीं दूर से रह रहकर एक हल्की रोने की आवाज़ पर सुनाई देती थी। शायद किसी को दौरा वौरा ही आ गया है, तभी ये लोग निश्चिंत हैं। गोविंद को सुनाकर चौकीदार बोला, नामा, तुम भी यार मिस्त्री किसी दिन बेचारे बुढ़े का हार्ट फेल कराओगे। और बेटा, इस जिन का इलाज तुम्हारे मौलवी के पास नहीं है, समझे? वह तो हवा की ही दूसरी है। आओ बाबूजी बैठो। चौकीदार ने बैठे बैठे स्टूल की तरफ इशारा किया। असल में वह गोविंद को बाबूजी जरूर कहता था, लेकिन उसका विशेष आदर नहीं करता था। एक तो गोविंद कस्बे से आया था, उसे शहर में चौकीदारी करते हो चुके थे नकद 20 साल। दूसरे वह फौज में रहा था और कैरों तक घूम आया था। उम्र, अनुभव, तहजीब सभी में वह अपने को गोविंद से ज़्यादा ही समझता था। लेकिन गोविंद को इस सब का ध्यान नहीं था। उसने स्टूल से टिककर जरा सहारा लेते हुए चिंतित स्वर में पूछा, क्यों भाई, यह शोरगुल क्या था? क्या हो रहा था? मिस्त्री ने सिर उठाकर उसे देखा और चौकीदार की मुस्कुराती नज़रों से उसकी आंखें मिली। उसे अपनी खिचड़ी मूंछों पर हथेली फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बाबूजी, ऊपर कोई चीज़ किसी बच्चे ने गिरा दी होगी। मिस्त्री ने कहा, जमादार साहब, झूठ क्यों बोलते हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? अब इनसे क्या छिपा रहेगा? तो खुद क्यों नहीं बता देता? चौकीदार ने कहा और जेब से बीड़ी का बंडल निकाल लिया। कागज़ नोचकर आटे की लोई बनाने की तरह उसे ढीला किया। फिर एक बीड़ी निकालकर मिस्त्री की ओर फेंकी, दूसरी को दोनों तरफ से फूंका और जलाने के लिए किसी दहकते कोयले की तलाश में बरोसी में निगाहें घुमाते जरा व्यस्तता से बात जारी रखी। तुझे क्या मालूम नहीं है? इन दोनों की चहुल से गोविंद की झुंझलाहट बढ़ रही थी। उसे लगा जरूर ही दाल में कुछ काला है जिसे ये लोग टाल रहे हैं। मिस्त्री जीभ निकाले पंक्चर के स्थान को रेगमाल से खींच रहा था। वह जब भी कोई काम एकाग्रचित्त से करता तो अपनी जीभ को निकालकर ऊपर के होंठ की तरफ मोड़ लेता था। उसकी चांद के बीच में उभरते गंज को देखकर गोविंद ने सोचा कि गंजापन तो रईसी की निशानी है, लेकिन यह कमबख्त तो आधी रात में यहाँ पंक्चर जोड़ रहा है। उसने उसी तरह सिर झुकाए ही कहा, अब मैं बाबूजी को किस्सा बताऊं या इन ट्यूबों से सिर फोड़ूं? साले सड़कर हलवा तो हो गए हैं, पर बदलेगा नहीं। मन तो होता है सबको उठाकर इस अंगीठी में रख दूं। होगा सुबह सो देखा जाएगा। ये इतने ट्यूब हैं काहे के? जरा आत्मीयता जताने को गोविंद ने पूछा। हालत तो सचमुच इनकी बड़ी खराब हो रही है। आपको नहीं मालूम? इस बार काम छोड़कर मिस्त्री ने गौर से गोविंद को देखा। यह आपके लाला के जो 2 दर्जन रिक्शा चलते हैं उनका कूड़ा है। यह तो होता नहीं कि इतने रिक्शे हैं, रोज़ टूट फूट मरम्मत होती ही रहती है। हमेशा के लिए लगा लें एक मिस्त्री, दिन भर की छुट्टी हुई। सो तो नहीं, ट्यूब टायर मेरे सिर हैं और बाकी टूट फूट मिस्त्री अली अहमद ठीक करते हैं। फिर उनसे यूं ही पूछा, आप बाबूजी नए आए हैं? हाँ माफ़ कीजिएगा, हाँ 2-3 दिन ही हुए हैं। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, गोविंद ने कहा। उसके पेट में खलबलाहट मच रही थी, लेकिन वह नए सिरे से पूछने का सूत्र खोज रहा था। तभी तो मिस्त्री बोला,
तभी तो आप यह सब पूछ रहे हैं, रात को इसका हिसाब रखते हैं, है ना? हाँ, थोड़े दिनों में अपने फर्जंद को भी आपसे पढ़वाएगा। अपने फर्जंद शब्द में जो व्यंग उसने दिया था, उससे खुद ही प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उसने चौकीदार की दी हुई बीड़ी सुलगाई। अबे, उन्हें यह सब क्या बताता है? वे तो उसके गांव से ही आए हैं, उन्हें सब मालूम है। चौकीदार बोला। नहीं, सच, मुझे कुछ नहीं मालूम, गोविंद ने जरा आश्वासन के स्वर में कहा। इन लाला के तो पिता ही यहाँ चले आए थे ना, सो हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। बताइए ना, क्या बात है? गोविंद ने आदरपूर्वक जरा खुशामद के लहजे में पूछा। शायद उसकी जिज्ञासु व्याकुलता से प्रभावित होकर ही मिस्त्री बोला, अजी कुछ नहीं, लाल की बड़ी लड़की जो है ना, उसे मिर्गी का दौरा आता है। कोई कहता है उसे हिस्टीरिया है, पर हमारा तो कयास है कि बाबूजी दौरा वौरा नहीं, उस पर किसी आसेब का साया है। उस बेचारी को तो कुछ होश रहता नहीं। विधवा है? जल्दी से बात काटकर गोविंद धक धक करते दिल से पूछ बैठा। है लक्ष्मी ही न हो। इस बार पुनः दोनों की निगाहों का आपस में टकराना, मुस्कुराना उसे छिपा न रहा। बीड़ी के लंबे कश के धुएं को लील कर इस बार चौकीदार जबरदस्ती गंभीर बनकर बोला, अजी इसने उसकी शादी ही कहाँ की है? नाम क्या है? गोविंद से नहीं रहा गया। लक्ष्मी। लक्ष्मी? उसके मुंह से निकल गया और जैसे एकदम उसकी सारी शक्ति किसी ने सोख ली हो। जिज्ञासा और उत्तेजना से तना शरीर ढीला पड़ गया। चौकीदार इस बार अत्यंत ही रहस्यमय ढंग से हंसा, जैसे कह रहा हो, अच्छा तुम भी जानते हो? गोविंद के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा, उसकी उम्र क्या है? लेकिन चौकीदार ने पूछा, तो सचमुच बाबूजी आप इनके घर के बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं भाई, मैंने बताया तो, मैं इनके बारे में कुछ भी कतई नहीं जानता। एक तरफ आत्मसमर्पण के भाव से गोविंद बोला। लेकिन लक्ष्मी का किस्सा तो सारे शहर में मशहूर है। चौकीदार बोला। आप शायद नए आए हैं, यही वजह है। फिर मिस्त्री की ओर देखकर बोला, क्यों मिस्त्री साहब, तो बाबूजी को किस्सा बता ही दूं? अरे लो, यह भी कोई पूछने की बात है? इसमें छिपाना क्या? यहाँ रहेंगे तो कभी न कभी जान ही जाएंगे। अच्छा तो फिर सुन ही लो यार, तुम भी क्या कहोगे? चौकीदार ने आनंद में आकर कहना शुरू किया। आप शायद जानते हैं, यह हमारा लाला शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस है। लामू हाला जो कंजूस होगा तो रईस तो होगा ही, मिस्त्री बोला। नहीं मिस्त्री साहब, पूरा किस्सा सुनना हो तो बीच में मत टोको। चौकीदार इस हस्तक्षेप पर नाराज हो गया। अच्छा सुनाओ, मिस्त्री बुढ़ों की तरह मुस्कुराया। इसकी यह चक्की है ना, सहा लगों में इस पर हजारों मन पिसता है। वैसे भी 200-250 मन तो कम से कम पिसता ही है रोज। अफसरों और क्लर्कों को कुछ खिला पिलाकर लड़ाई के ज़माने में इसे मिलिट्री से कुछ ठेके मिल ही जाते थे। आप जानो, मिलिट्री का ठेका तो जिसके पास आया सो बना। आप उन दिनों देखते लक्ष्मी फ्लोर मिल के हल्ले, बोरे यूं चुने रखे रहते थे जैसे मोर्चे के लिए बालू भर भर रख दिए हों। उसमें इसने खूब रुपया पीटा। मिलिट्री के गेहूं बेच दिए औने पौने भाव, और रद्दी सस्ते वाले खरीद कर कोटा पूरा किया। उसमें खड़िया मिला दी। पिसाई के उल्टे सीधे पैसे तो इसने मारे ही। ब्लैक 420 चोरी क्या क्या इसने नहीं किया। इसके अलावा एक बड़ी साबुन की फैक्ट्री और एक काफ़ी बड़ा जूतों का कारखाना भी इसका है। उसे इसके बेटे संभालते हैं। 25-30 रिक्शे और 5 मोटर ट्रक चलाते हैं। 10-12 से ज़्यादा इसके मान हैं जिनका किराया आता है। रुपए सूद पर देता है।
शायद गांव में भी काफ़ी ज़मीन इसने ले रखी है। एक काम है साले का, इतना तो हमें पता है, बाकी इसकी असली आमदनी तो कोई भी नहीं जानता। कुछ न कुछ करता ही रहता है, भगवान ही जाने, रात दिन किसी न किसी तिकड़म में लगा ही रहता है। करोड़ों का आसामी है, और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि सब सिर्फ इसी 25-26 साल में जमा की हुई रकम है। चौकीदार दिलावर सिंह मिलिट्री में रह आने के कारण खूब बातूनी था और मोर्चे के अपने अफसरों के किस्सों को, अपनी बहादुरी के कारनामों को खूब नमक मिर्च लगाकर इतनी बार सुना चुका था कि उसे कहानी सुनाने का मुहावरा हो गया था। हर बात के उतार चढ़ाव के साथ उसकी आंखें और चेहरे की भंगिमाएं बदलती रहती थीं। उसकी बातें गौर और रुचि से सुनते हुए भी गोविंद के मन में एक बात टकराई। लक्ष्मी को दौरे आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो यह निशान लगाकर भेजे हैं यह भी दौरे की दशा में ही लगाए हों और उनका कोई विशेष गहरा अर्थ न हो। इस बात से सचमुच उसे बड़ी निराशा हुई। फिर भी उसने ऊपर से आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, सिर्फ 25-26 साल? नई बेड़ी जलाते चौकीदार ने जरा जोर से सिर हिलाया। गोविंद ने सोचा, और लक्ष्मी की उम्र क्या होगी? और कंजूसी की हद आपने देख ही ली होगी। बुढ़ा हो गया है, सांस का रोग हो रहा है, सारा बदन कांपता है, लेकिन एक पैसे का भी फायदा देखेगा तो 10 मील धूप में हांफता हुआ पैदल जाएगा। क्या मजाल जो सवारी कर ले। गर्मी आई तो पूरा शरीर नंगा, कमर में धोती आधी पहने आधी बदन में लपेटे। जाड़ा हुआ तो यही ड्रेस, बस इसी में पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। कभी किसी मकान की मरम्मत ना कराना, सफ़ेदी सफाई ना कराना, और हमेशा यही ध्यान रखना कि कौन कितनी बिजली खर्च कर रहा है, कहाँ बेकार नल या पंखा चल रहा है। लड़का है सो उसे मुफ्त की चुंगी के स्कूल में डाल दिया है, लड़की घर पर बैठा रखी है। एक एक पैसे के लिए घंटों रिक्शा वालों ट्रक वालों से लड़ना, बहसें करना और चक्की वालों की नाक में दम रखना, उन्हें दिन रात यह सिखाना कि किस चालाकी से आटा बचाया जा सकता है। 20 रुपए का आटा रोज़ होटल वालों को बिकता है, सो अलग। जिस दिन से चक्की खुली है घर के लिए तो आटा बाजार से आया ही नहीं। आप विश्वास मानिए, कम से कम 12-15 हज़ार की आमदनी होगी इसकी, लेकिन सूरत देखिए, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। किसी आने जाने वाले के लिए एक कुर्सी तक नहीं, पान सुपारी की तो बात ही दूर है। कौन कह देगा कि यह पैसे वाला है। यह उम्र होने आई, सुबह से शाम तक बस पैसे के पीछे हाय हाय। दुनिया के किसी और काम से मतलब ही नहीं है। सभा हो, सोसाइटी हो, हड़ताल हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन लाला रूपा राम अपनी ही धुन में मस्त। नौकरों को कम से कम देना पड़े, इसलिए खुद ही उनके कामों को देखता है। मुझसे तो कुछ इसलिए नहीं कहता कि मुझ पर थोड़ा विश्वास है। दूसरे मेरी ज़रूरत सबसे बड़ी है, लेकिन बाकी हर नौकर रोता है इसके नाम को। और मज़ा यह कि सब जानते हैं कि झक्की है, कोई इसकी बात को ध्यान से सुनता नहीं। बाद में सब इसका नुकसान करते हैं। आसपास के सभी हंसते और गालियां देते हैं। बच्चे कितने हैं? चौकीदार को इन बेकार की बातों में बहकता देखकर गोविंद ने सवाल किया। उसी बात पर आता हूँ, चौकीदार इत्मीनान से बोला। सच बाबूजी, मैं यह देख देख कर हैरान हूँ कि इस उम्र तक तो इसने यह दौलत जुटाई है, अब इसका ये कमबख्त करेगा क्या? लोग जमा करते हैं, बैठकर भोगेंगे, लेकिन यह राक्षस तो जमा करने में ही लगा रहता है। इसे जमा करने की ही ऐसी हाय रही है कि दौलत किस लिए जमा की जाती है, इस बात को यह बेचारा बिल्कुल भूल गया है। फिर बड़े चिंतित और दार्शनिक मूड में
दिलावर सिंह ने आग वाली राख को देखते हुए कहा, इस उम्र तक तो इसे जोड़ने की ऐसी हवस है, अब इसका यह भोग कब करेगा। सचमुच बाबूजी, जब कभी मैं सोचता हूँ तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। देखो, आज की तारीख तक यह बेचारा भाग दौड़ कर लू धूप की चिंता छोड़कर जमा कर रहा है। एक पाई उसमें से खा नहीं सकता जैसे किसी दूसरे का हो। अब मान लीजिए कल यह मर जाता है तो यह सब किसके लिए जमा किया है। बेचारे के साथ कैसी लाचारी है। मरकर जीकर नौकर की तरह जमा किए जा रहा है। न खुद खा सकता है, न देख सकता है कि कोई दूसरा छू भी ले। जैसे धन के ऊपर बैठा सांप, खुद उसे खा नहीं सकता, खाने तो खैर देगा ही क्या। उसकी रखवाली करना और जोड़ना। और लाला रूपाराम के प्रति दया से अभिभूत होकर चौकीदार ने एक गहरी सांस ली। फिर दूसरे ही क्षण दांत किटकिटाता हुआ बोला, और कभी कभी मन होता है छुरा लेकर साले की छाती पर जा चढ़ूं और मुरब्बे के आम की तरह गूंदूं। अपने पेट में जो इसने इतना धन भर रखा है उसकी एक एक पाई उगलवा लूं। चाहे खुद न खाए, लेकिन जिसे अपने बच्चों को भी खिला पिला नहीं सकता, उस धन का क्या होगा। इसके बच्चे कितने हैं। इस बार फिर गोविंद अधीर हो गया। असल में वह चाहता था कि दार्शनिक उद्गारों को छोड़कर वह जल्दी से जल्दी मूल विषय पर आ जाए, लक्ष्मी के विषय में बताए। वर्णन में बह जाने की अपनी कमजोरी पर चौकीदार मुस्कुराया और बोला, इसके बच्चे हैं 4, बीबी मर गई, बाकी किसी नातेदार रिश्तेदारों को झांकने नहीं देता। ऊपर तो कोई नौकर भी नहीं है, बस एक मरी मराई सी बुढ़िया पाल ली है। लोग बड़े भाई की बीबी बताते हैं, बस वही सारी देखभाल करती है। और तो किसी को मैंने साथ देखा नहीं। खुद के 3 लड़के और 1 लड़की। बड़े 2 लड़के तो साथ नहीं रहते। इस बार मिस्त्री बोला, हाँ, वो लोग अलग ही रहते हैं, दिन में 1 आध चक्कर लगा जाते हैं। एक जूतों का कारखाना देखता है, दूसरा साबुन की फैक्ट्री संभालता है। इस साले को उन पर भी विश्वास नहीं है। पूरे कागज पत्तर हिसाब किताब अपने पास ही रखता है। नियम से शाम को वहाँ जाता है वसूली करने। लेकिन लड़के भी बड़े तेज हैं, जरा शौकीन तबीयत पाई है। इसके मरते ही देख लेना मिस्त्री, वो इसकी सारी कंजूसी निकाल देंगे। फिर याद करके बोला, और क्या कहा तुमने, साथ रहने की बात? सो भैया, जब तक अकेले थे तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तो उनकी बीवियां आ गई हैं। ना, 1 आध बच्चा भी आ गया है घर में, सो उसे दिन भर गोद में लटकाए फिरता है। इसके घर में एक चंडी जो है ना,